नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 बुलेटिन और हम 5 साथी आपको सुबह से लेके अब तक की 5 बड़ी खबरों की पूरी तफसील बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज किन बड़ी खबरों के ऊपर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच आखिर वो कौन से बयान है जिस पर विवाद चल रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्यों अधिकारियों को लगाई फटकार और वजह क्या थी, ये आपको बताऊंगा मैं। और मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा कि जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसीसी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा क्या कुछ खुलासा है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी अंबिकापुर से खबर, जहां गोधन न्याय योजना के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं संस्कृति जैन, रायगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान खिलाड़ी की मौत हुई, इस खबर की पूरी जानकारी आपको दूंगी। चलिए, तो ये हमारे 5 बड़ी खबरें जिनको विस्तार से आपके सामने रखने के लिए, इस पर डिटेल देने के लिए हमारे 5 रिपोर्टर फील्ड के ऊपर तैनात हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे ये 5 साथी हैं जिनसे जुड़कर इन खबरों का तफसील हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो पहली बड़ी खबर है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे सीधे चैलेंज किया पूर्व सीएम रमन सिंह को। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास जो आरोप लगाते हैं कोई फैक्ट है तो रखें। कांग्रेस और सोनिया गांधी का एटीएम बताए जाने पर सीएम भूपेश बघेल भड़के और रमन सिंह को तथ्य पेश करने की चुनौती दी। कहा कि रमन सिंह या तो माफी मांग लें या सबूत पेश कर दें, वरना वे मानहानि का दावा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि रमन सिंह अधिकारियों को डराना धमकाना बंद करें। इसका जवाब भी आया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा, अपने बयान पर कायम हूं, डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तो वार पलटवार लगातार जारी है और इस वार पलटवार के बीच में क्या पॉलिटिक्स किस करवट बैठ रही है। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, बताएं, ये कुछ लंबा चलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं, ऐसे खुद बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, आपने सही कहा और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे ये वाला मुद्दा जो है और छाया रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भाजपा तो हमेशा से आरोप लगाती रही है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से कि कांग्रेस और सोनिया राहुल गांधी के लिए एटीएम का काम जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। लेकिन पहली बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान दिए हैं और बयान के मायने समझे जा सकते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री यह बयान क्यों दिया। दरअसल आप समझिए कि मुख्यमंत्री ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि अब जो है मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, अगर उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए तो उन्हें तथ्य पेश करना होगा। अगर वो तथ्य पेश नहीं करेंगे तो माफ़ी मांगना होगा। अगर माफ़ी भी नहीं मांगेंगे तो तब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं मानहानि का दावा करूंगा और निश्चित रूप से कोई तथ्य जो है इस पर नहीं दिया जा सकेगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, केवल एक आरोप है। और कल आने वाले समय में जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक होते जाएंगे ये वाले मुद्दे जो है निश्चित रूप से जब सभा होगी उसमें वो जरूर उठाते रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ये दांव जरूर खेला है कि अगर आपके पास तथ्य है तो पेश करिए। तब अगर बिना तथ्य, अगर आपके पास तथ्य नहीं तो वो ये बताने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि देखिए कैसे झूठी बात करते हैं, कोई तथ्य पेश नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा वो जो है मानहानि का दावा भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आज उसका बॉडी लैंग्वेज था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर। तो आने वाले चुनाव से पहले ये पूरी स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से भाजपा के आरोपों का जवाब जो है मुख्यमंत्री कैसे दे, कांग्रेस संगठन कैसे दे। तो एक निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको लेकर और घमासान होता रहेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ये कह दिया है। बिल्कुल सौरभ, जैसा आप बता रहे हैं कि ये चुनाव तक चल सकता है, क्योंकि जब हमने बीजेपी के लोगों से इस पर जवाब मांगा कि आपको चुनौती है कि आप कागजात पेश करें, सबूत पेश करें, उन्होंने कहा कि इसके लिए कोर्ट होते हैं। चलिए, ये विवाद लंबा चलेगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया आपका, आप बने रहे हमारे साथ में। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबल योजना के हितग्राहियों को 345 करोड़ की राशि उन्होंने ट्रांसफर की। श्रमिकों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए राशि ट्रांसफर होने के बाद
सीएम ने हितग्राहियों से संवाद किया। इस दौरान हर घर नल को लेकर सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। फटकार क्यों लगाई है समझ रहे ना आप? टारगेट दिया गया है कि 2024 तक इसको पूरा करना है। 23 में चुनाव है और काम अभी अधूरा है। ये महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की योजना है। ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? क्या वजह थी? क्यों शिवराज सिंह चौहान ने डांट लगाई है? सुधीर, देखिए राहुल, बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि हर घर में नल के जरिए पानी जो है पहुंचाया जाए और उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा काम किया था। और खासकर अगर बात करें तो बुरहानपुर जिला न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अंदर ऐसा जिला था जिसने 100% लक्ष्य को हासिल किया था। और उसके बाद 2024 तक मध्य प्रदेश के सभी घरों तक नल के जरिए पानी पहुँचाने की योजना मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार की है, जो कि केंद्र सरकार की भी डेडलाइन है। और इस डेडलाइन का लगातार मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है। आज जब संबल योजना के हितग्राहियों से सीएम संवाद कर रहे थे तो उस समय हितग्राहियों के साथ में अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि ये वर्चुअल तौर पर पूरा कार्यक्रम था, पर लेकिन वर्चुअल रूप से अधिकारी जो जुड़े थे उसमें कई जगह से जो पीएम आवास के साथ में जो दूसरी योजनाओं की जो बात थी उसको लेकर हितग्राहियों से संवाद मुख्यमंत्री ने किया था। और वहां पर कई जगह ये बात सामने निकल कर आई कि पानी अभी भी लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है या हैंडपंप से पानी खींचकर जो है लाना पड़ता है, जिसके चलते महिलाओं का, बेटियों का समय काफी ज्यादा बर्बाद होता है। लिहाजा इन तमाम शिकायतों के बाद में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और कड़ी चेतावनी के तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर तय समय में डेडलाइन के अंदर नल जल योजना को पूरा नहीं किया जाएगा तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जो घरों तक पानी पहुंचाना है, अगर वो काम तय समय पर नहीं हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कड़े शब्दों में अगर लक्ष्य ये है कि हर घर पानी पहुंचाना है और लोगों को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़े तो दिक्कत तो होगी। शुक्रिया आपका सुधीर इस जानकारी के लिए। और बात करेंगे एक बहुचर्चित मामले की, जहां जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसीसी से जुड़ा यह मामला है, जिस पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि चर्च की जमीन और राशि में करोड़ों के गबन करने वाले पीसीसी धर्मांतरण की गतिविधि भी संचालित कर रहे थे और इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं। चर्च नॉर्थ ऑफ इंडिया के जबलपुर डायोसिस ने मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल में दलितों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाया। सीएनआई जबलपुर डायोसिस ने 17 जिले के अमरपाटन में हिंदुओं के कुछ बंदिया समाज के 20 लोगों को धर्मांतरित किया। तो खुद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जबलपुर डायोसिस ने धर्मांतरण की पुष्टि करते हुए इसे अपनी उपलब्धि बताया। सूत्रों के मुताबिक यूडब्ल्यू और इंटेलिजेंस विंग ने धर्मांतरित लोगों से संपर्क साधा और इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हुए हैं बिशप सिंह के मामले में, पहले तो आर्थिक अनियमितता का आरोप, फिर स्कूल की फीस का बंदरबाट लगाना, करोड़ों की संपत्ति का मिलना, लेकिन अब धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ धाराएं, नई धाराएं जुड़ सकती हैं और किस तरीके से इस जांच में और सख्ती की जाएगी? बेशक राहुल, पहले ही बिशप पीसी सिंह अपनी करतूतों के चलते जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन इस बीच नई पड़ताल और खुलासा ये बताता है कि उसकी सरपरस्ती में जबलपुर डायोसिस द्वारा धर्मांतरण का काला कारनामा भी अंजाम दिया जा रहा था। और खुद सीएनआई यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है। सीएनआई जबलपुर डायोसिस ने अपनी वेबसाइट पर साफ तौर पर कबूल किया है कि बिशप की सरपरस्ती में विंध्य अंचल में दलितों का धर्मांतरण किया गया। अगर इस कोट को मैं पढ़ूं तो सीधे तौर Amarpatan started new mission field at Riva and 20 believers were accepted. Chief Jesus Christ as a personal savior. They were बैप्टाइज्ड। कहा गया इसमें कि तकरीबन 20 लोगों को अमरपाटन में बैप्टाइज करते हुए, धार्मिक तौर पर क्रिया करते हुए, उन्हें शुद्धिकरण करते हुए जीसस क्राइस्ट के तौर पर उनको अपना सेवियर ठहराया। एक तरह से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया और इसे सीएनआई जबलपुर डायोसिस ने बड़ी उपलब्धि बताया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि खुलकर अभी वो औपचारिक बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर जो इंटेलिजेंस विंग है वो भी जांच कर रही है। जो कन्वर्टेड लोग हैं, जिन दलितों को कन्वर्ट किया गया, ईसाई बनाया गया, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि नई धाराएं भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ सामने आने के बाद बिशप पीसी सिंह पर बढ़ाई जा सकती है। और जाहिर सी बात है कि उसकी परेशानी बढ़ सकती है। समझा जा सकता है विजयन के इस मामले में भी और भी परतें खुलेंगी और भी धाराएं जुड़ेंगी और जांच और सख्त होगी। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विजयन, आप हमारे साथ बने रहिए।
बिल्कुल, तो लगातार राहुल जांच की जा रही है और परत दर परत इसमें खुलासे हो सकते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के साथ सरगुजा में अन्याय हो रहा है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी वाली योजना पर अधिकारी और कर्मचारी जो है वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के 9 गौठान से 15 दिनों का पखवाड़ा चलाकर 30 क्विंटल गोबर खरीदा गया है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। अभिषेक, ये वो योजना है सीएम की जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने की थी, लेकिन क्या वजह है कि इसको अधिकारी जो हैं वो धरातल पर अभी तक नहीं उतार पा रहे हैं और पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आती है, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता गोधन न्याय योजना को रखी है। सबसे पहले गोबर की खरीदी की शुरुआत की गई, इसके बाद गोमूत्र खरीदी की शुरुआत भी सरकार कर चुकी है। लेकिन सरगुजा जिले में आलम यह है कि पखवाड़ा चलाया जाता है, जो कि 15 दिनों का पखवाड़ा होता है। इसमें 305 गोठान जो हैं उनको लक्ष्य दिया जाता है कि वो 30 क्विंटल जो गोबर है उसकी खरीदी करें। लेकिन आलम यह है कि सिर्फ 9 गोठान ऐसे हैं जो ये खरीदी कर पाते हैं, ये जो लक्ष्य पूरा कर पाते हैं, और बाकी 290 के करीब, जो 295 के करीब जो गोठान हैं वो इस खरीदी से पिछड़ जाते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति बेहद बुरी है। और सबसे ज़्यादा जो कृषि विभाग है, नोडल अफसर बनाया गया है, नोडल विभाग बनाया गया है, उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं नज़र आती है, क्योंकि उनके जो फील्ड के अफसर हैं वो सही तरीके से योजना की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही कारण है कि जो जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो गोबर खरीदी के जरिए लाभान्वित हो सकते थे, जो गोबर बिक्री करके, लेकिन उन तक ये योजना नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने इसके बाद गोबर खरीदी के बाद गोबर से अलग अलग उत्पाद बनाने की तैयारी कर रखी है, चाहे वो पेंट का मामला हो या फिर बिजली पैदा करने की बात हो। तो तमाम जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित तभी हो सकेंगी जब गोबर की खरीदी पर्याप्त। योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब नोडल अधिकारी जो हैं लोगों तक इस योजना को पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रुमाना, ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये कार्य आगे बढ़े और जल्द से जल्द अपना टारगेट भी पूरा करे। खबर अब छत्तीसगढ़ से ही आगे आपको बता दें, जहां पर रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है और यहां पर कबड्डी खेलने के दौरान एक खिलाड़ी की मौत हो गई है। घटना तमनार ब्लॉक के भालूमार गांव की है। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय खिलाड़ी ठंडाराम मालाकार पटखनी के दौरान बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर तो किया गया, लेकिन खिलाड़ी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है। खिलाड़ी की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, देखा जाता है कि जहां पर ऐसे आयोजन होते हैं खेल वाले, वहां पर मेडिकल की सुविधा रहती है, वहां पर क्या व्यवस्था थी? और एक बड़ी बात तो ये भी कि अब तो इस विषय पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल सही कहा, दोनों बातें जो आपने कही कि सबसे बड़ी बात कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में चल रहा है तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये जो घटना हुई, इस घटना में भी तत्काल ट्रीटमेंट जो है खिलाड़ी को नहीं मिल पाया। इसी को लेकर जो है लोगों में काफी आक्रोश था, क्योंकि कुछ घंटों में ही उस खिलाड़ी की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात कि इस पूरी घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। जैसे ही ये पूरी घटना हुई, ओपी चौधरी ने सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और पूरे प्रदेश में कहीं पर भी खिलाड़ियों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। ये भी उन्होंने सभी का उनको बीमा किया जाना चाहिए। ये भी मांग की गई कि क्यों ना सरकार उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए का मुआवजा दे सकती है, तो मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो इस घटना को लेकर एक और जो है राजनीति शुरू हो गई, तो दूसरी ओर लोगों में भी, जिस इलाके के लोग हैं उन लोगों में भी खासा आक्रोश रहा। उन्होंने आज सड़क को 100 को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया, नारेबाजी की। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद जब सीएम ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की तो ये जाम समाप्त हुआ। लेकिन इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, लगातार बयानबाजियां हो रही है, बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पर तो अभी ये खबर भी सामने आई है, बीजेपी ने अब आरोप लगा दिया है कि क्योंकि सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क में गड्ढे ज्यादा थे, इसलिए एम्बुलेंस को पहुंचने में देरी हो गई। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बिल्कुल वाकई संस्कृति, ये गंभीर बातें, इतने बड़े आयोजन और जिसकी शुरुआत पहली बार हो रही है उसमें अव्यवस्थाएं, कोई खिलाड़ी की जान अगर उसमें चली जाए, 4 घंटे लग जाएं मेडिकल एड मिलने में, तो वाकई प्रश्न चिन्ह उठता है।
दिल्ली में मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया। 11,27,000 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने तेल कंपनियों को भी राहत दी। तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की मदद। कैबिनेट में पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी। कटनी में जर्जर सड़कों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। एलएनटी के खिलाफ कीचड़ में खड़े होकर की नारेबाजी। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव की अगुवाई में किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। ज्वारा, बाजरा और धान की फसल लेकर पहुंचे किसान। जबलपुर में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार परिवार को कुचल दिया। हादसे में पिता, पुत्र और बेटी घायल हो गए। जबलपुर में अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर जताया। सीधी में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। नशे के खिलाफ एक्शन में खरगोन पुलिस 20 लाख की कीमत के 200 गांजे के पौधे की ओर किया जब्त। मौके से आरोपी जहारत को किया गिरफ्तार। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क का किया है खुलासा। नशीली सिरप के साथ मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। अलीराजपुर पुलिस ने टैंकर में छिपाकर ले जा रहे अवैध शराब को पकड़ा। रायगढ़ जिले में चल रहे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में कबड्डी खेलने के दौरान एक खिलाड़ी की मौत। 35 साल के खिलाड़ी के खेलने के दौरान बेहोश हो गया था। इलाज के दौरान तोड़ा दम। पेंड्रा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को नहीं मिली एम्बुलेंस। अंबिकापुर में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही आई सामने। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता के शव को ऑटो में ले जाने को मजबूर हुआ पिता। बैतूल में कृषि उपज मंडी बडोरा में व्यापारी का अनाज चोरी चला गया। आरोपी की पहचान के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। राजा भोज एयरपोर्ट से मुंबई के लिए जा रही थी फ्लाइट। मुरैना के पुरा गांव में एक परिवार की जमीन और घर पर दबंगों ने किया कब्जा। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाए मदद की गुहार। रायसेन में युवक का दोस्त से लेन देन को लेकर हुआ विवाद। विरोध में बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक। प्रशासन ने आश्वासन के बाद टावर से उतारा नीचे। कटनी पुलिस ने 6 सटोरियों को किया गिरफ्तार। शिवा फॉर्च्यून कॉलोनी में खिलाया जा रहा था क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा। जबलपुर पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 बाइक जब्त। अलग अलग इलाकों में 6 से ज्यादा वारदातों को दे चुका था अंजाम। तो इवनिंग प्राइम की शुरुआत हो चुकी है। इन तमाम खबरों पर डिटेल अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहेगा। यह भी आपको बता दें, मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर एक्सक्लूसिव हमारी टीम उनके साथ एक दिन बिता चुकी है। क्या देखा है ये सब आप तक पहुंचाएंगे बस अब से कुछ देर बाद। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।